हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब आदमी अच्छे, स्वस्थ और बेहद मस्त होंगे। आज फिर बिना टाइम को गवाते हुए अपनी क्लास का कर देते हैं श्री गणेश। और आज की क्लास में जो आप देखेंगे, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के कारण में कोई ऊपर चर्चा होगी, जिसमें आपको मिलेगा प्रगति विरोधी आर्थिक नीति, आपत्तिजनक कर, लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका और जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति किस प्रकार से अमेरिका के लोगों को स्वतंत्रता के लिए उत्तेजित किया, किस प्रकार से ये सभी बातों ने लोगों को प्रोत्साहन दिया और लोगों ने क्या किया, जो क्रांति के लिए एकदम तैयार हो गए। चलो बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो आर्थिक विरोधी नीति क्या थी, कहाँ की यह आर्थिक विरोधी नीति है। यह आर्थिक विरोधी नीति जो है प्यारे साथियों, यह आती है अपन का अमेरिका का। जो अमेरिका की जो आर्थिक विरोधी नीति थी, यह अमेरिका के लोगों की मानना थे, उपनिवेशवासियों का मानना यह था कि उपनिवेश का जो कोई शोषण करेगा, उसकी साधनों का कोई दोहन करेगा, यह शोषण का, यह दोहन का अधिकार जो है वह सिर्फ मातृ देश को है। अमेरिका का क्या करेगा, कोई शोषण करता है, उसका कोई दोहन करता है वहां की साधनों का, यह सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, तो यह सिर्फ और सिर्फ मातृ देश कर सकता है। और इन मातृ देश का यदि बात कर ले तो मातृ देश कौन सा आ जाएगा, तो मातृ देश रहेगा अमेरिका। यानी कि अमेरिका वासी के कहना है, अमेरिका का यदि कोई आर्थिक शोषण करता है, यदि कोई संसाधनों का दोहन करता है, तो वह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है। अमेरिका के बाद बाकी और किसी को यह अधिकार नहीं है कि अमेरिका के साधनों का, अमेरिका के संसाधनों का दोहन करे, शोषण करे। शोषण मतलब क्या हुआ, जो वहां की जो टैक्स सब होते हैं उनको लेकर एकदम जमा करना। तो ये जमा जो हो, अमेरिका के लोगों को कहना था, ये जो जमा जो होगी यह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं था। वह जो टैक्स वसूला जाता था, तो वह टैक्स कहाँ चले जाते थे, तो वह टैक्स इंग्लैंड में चले जाते थे, जिनके कारण अमेरिका के लोग क्या थे, नाखुश थे, यानी कि उनसे नाराज थे। उनका कहना था यदि टैक्स ले रहा है तो लो, ठीक है, लेकिन अमेरिका में रखो, यह अमेरिका के हितों के लिए लगाओ, अमेरिका की युद्ध में इन टैक्सों को लगाओ। यही था उनकी सिद्धांत, वही था इनके बुनियादी सिद्धांत। ठीक है। और हम जानते हैं जो, और जो आ जाते हैं, जो उन्मुक्त व्यापार की धारणा वहां पर क्या हो रही थी, विकसित हो रही थी। यह उन्मुक्त व्यापार की जो धारणा विकसित हो रहे थे, उन्मुक्त व्यापार की धारणा कहां पर विकसित हो रही थी, यह भी विकसित हो रही थी अमेरिका में। उन्मुक्त व्यापार क्या होता है, उन्मुक्त व्यापार को ही हम कहते प्यारे साथियों मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार, मुक्त व्यापार। अब मुक्त व्यापार मतलब क्या हुआ, जो मुक्त व्यापार था ऐसा ना, मुक्त व्यापार मतलब ये मत समझ लेना कि कोई चीज खरीदेंगे तो उसका पैसा ही नहीं देंगे, कोई चीज बेचेंगे तो उसका पैसा ही नहीं लेंगे, ये नहीं। उन्मुक्त व्यापार मतलब, मुक्त व्यापार, उन्मुक्त व्यापार मतलब यह हो जाता है कि व्यापारी के ऊपर किसी प्रकार की टैक्स ना हो, व्यापारी के ऊपर किसी प्रकार के टैक्स न हो, तो उसको चलो हम पहले जान लेते हैं उन्मुक्त व्यापार की थोड़ी सी डिफिनेशन। तो उन्मुक्त व्यापार तो हमने जान लिए कि ऐसा व्यापार जो क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, जिस पर किसी प्रकार के टैक्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, तो उसी को कहते हैं उन्मुक्त व्यापार। तो वही है, तो उन्मुक्त व्यापार वह आर्थिक अवस्था है जिसमें देशों के बीच व्यापार संबंधों पर किसी प्रकार की शुल्क या सीमा शुल्क या किसी प्रकार की प्रतिबंध न हो, यानी कि व्यापार वो अपने देश के अंदर
बिना किसी टैक्स का कर सकते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, उन्मुक्त व्यापार कहते हैं। तो यह उन्मुक्त व्यापार की धारणा कहां पर विकसित हो रहे थे, तो प्यारे साथियों उन्मुक्त व्यापार की जो अपन का धारणा है, तो यह उन्मुक्त व्यापार की धारणा विकसित हो रही थी अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका के जो व्यापारी थे उन अमेरिका के व्यापारी के ऊपर ढेर सारी टैक्स लगा रखे थे इंग्लैंड वालों ने। तो जिसके कारण अमेरिका के लोग चाहते थे जो व्यापारी पर से सारे टैक्स क्या हो जाए, खत्म हो जाए। व्यापारी पर से सारे का सारे टैक्स क्या हो जाए, तो खत्म हो जाए। यह चाहते थे अमेरिका के लोगों ने, ये चाहते थे अमेरिका के लोगों ने। उपनिवेशवासियों ने व्यापार एवं अन्य क्रियाकलापों में इंग्लैंड के हस्तक्षेप का क्या करते थे, जो नापसंद करते थे। यानी कि इंग्लैंड वासी सॉरी अमेरिका वासी जो थे वह अमेरिका वासी चाहते थे जो इंग्लैंड वाले जो है, कौन, जो इंग्लैंड वाले हैं, यह इंग्लैंड वाले हमारे किसी भी काम में हस्तक्षेप न करे। यानी कि जो हम काम करते हैं हमें करने दे, इनमें कोई भी आकर व्यवधान या कोई भी अपना पाठ न पढ़ाए न सिखाए। कौन चाहते थे, तो उपनिवेशवासी। और उपनिवेशवासी मतलब कौन, तो अमेरिका वासी। वो क्या करते थे, जो इंग्लैंड के जो व्यवधान थे, इंग्लैंड के जो बातें थी वह पसंद नहीं करते, वह नहीं मानना चाहते थे। और उपनिवेशों में जो विकसित हो रहा था मध्य वर्ग, इंग्लैंड में कहा बात करते, उपनिवेश, उपनिवेश अर्थात अमेरिका, उपनिवेश अर्थात अमेरिका में जो विकसित हो रहा था मध्य वर्ग, इंग्लैंड के कुलीन स्वर्गीय शासन, यानी कि इंग्लैंड का जो कुलीन थे उन कुलीनों का शासन कहां पर विकसित हो रहा था, तो वह विकसित हो रहा तो उपनिवेश में अर्थात अमेरिका में। जिस कुलीन शासन व्यवस्था की अमेरिका वासियों ने क्या चाहते थे, जो अंत चाहते थे, वो अमेरिका वासी नहीं चाहते थे जो इंग्लैंड का जो कुलीन वो आकर हमारे ऊपर शासन करे, इंग्लैंड का कुलीन अगर हमारे ऊपर शासन करे, यह नहीं चाहते थे। और कौन नहीं चाहते थे, यह नहीं चाहते थे जो अमेरिका वासी। ये हुआ आपको आर्थिक विरोधी नीति। आर्थिक विरोधी नीति हमें उम्मीद है जो आप सबको क्लियर हो गया होगा। आर्थिक विरोधी नीति हमें उम्मीद है जो आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो आते हैं अपना का जो कारण आती है वह आपत्तिजनक कारण है। यह आपत्तिजनक कारण क्या होता है, तो आपत्तिजनक कारण हम उसको कहते हैं जो कि आवश्यकता से अधिक कर, यानी कि जितना का क्षमता नहीं है, जितना का क्षमता नहीं है वो क्षमता से अधिक, क्षमता से अधिक कर, क्षमता से अधिक कर। तो क्षमता से अधिक कर को ही कहते हैं आपत्तिजनक कर। अब क्षमता है हमें 10 रुपया देने का, और कहेगा ना हमें 15 रुपया दो, तो वही होगा आपत्तिजनक। क्या हो जाएगा, तो आपत्तिजनक। यह आपत्तिजनक कर इंग्लैंड की सरकार को लगाने क्यों पड़े, ऐसा क्या आवश्यकता आन पड़ी थी कि उन्होंने आपत्तिजनक कर लगा दिया। यदि आपत्तिजनक कर के दरमियान में हम बात कर ले तो इनसे पहले हमने पढ़ा रखे हैं कि सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। और यह सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो इंग्लैंड और किसके बीच हुआ था, तो फ्रांस के बीच। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच क्या हुआ था, तो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। तो जिसमें क्या हुआ, इंग्लैंड का भी और फ्रांस का भी। तो इंग्लैंड और फ्रांस की दोनों की ही आर्थिक क्षति पहुंची, दोनों का क्या हुआ, आर्थिक क्षति पहुंचा है। तो इंग्लैंड वासी ने अपने आर्थिक क्षति की पूर्ति होते इंग्लैंड वासियों ने आर्थिक क्षति की पूर्ति हेतु यह उपनिवेश पर, कौन, इंग्लैंड ने आर्थिक क्षति की पूर्ति हेतु उपनिवेश पर, किस पर, तो उपनिवेश पर। उपनिवेश का बात कर ले तो मतलब अमेरिका, अमेरिका पर इन्होंने क्या करते हैं, जो टैक्स लगा देते हैं। क्योंकि युद्ध हुआ है तो युद्ध में तो क्या होगी, धन संपदा एकदम क्षति होगा। तो क्षति हो गई यानी कि नष्ट होगा, जिसके कारण क्या हुआ,
उनको पूर्ति यानी कि पुनः हमको उतना प्राप्त हो जाए, जिसके कारण क्या करते हैं, जो टैक्स लगाते हैं। और टैक्स कौन लगा देते हैं, वहां के एक प्रधानमंत्री थे जिसका नाम क्या आते हैं, ग्रीनविले। और ग्रीनविले ने 1765 ईस्वी में, कब का बात करें प्यारे साथियों, यह ग्रीनविले ने 1765 में एक कर लाया जिसका नाम अष्टम एक्ट पड़ा, यानी कि अष्टम एक्ट ने पारित किया। तो आपसे पूछा जाएगा जो अष्टम एक्ट ने पारित कब हुआ, तो अष्टम एक्ट पारित तो 1765 ईस्वी में हुआ। अष्टम एक्ट पारित करने वाला व्यक्ति कौन थे, तो यह वहां के प्रधानमंत्री थे। और यह प्रधानमंत्री का क्या नाम था, तो प्रधानमंत्री का ग्रीनविले नाम था। तो पूछा जाएगा जो अष्टम एक्ट पारित किसने किया, तो ग्रीनविले ने, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री ग्रीनविले ने अष्टम एक्ट पारित किया। यह अष्टम एक्ट पारित कब करते हैं, तो 1765 में पारित किया। यह अष्टम एक्ट जो था प्यारे साथियों, यह अष्टम एक्ट किनको किनको देना पड़ता था, कौन कौन यह इसका भागीदारी बना, तो अष्टम एक्ट जो देने वाले व्यक्ति थे, वह देने वाले व्यक्ति आ जाते हैं अदालती कागजात खरीदने वाले। यानी कि जो भी व्यक्ति कोर्ट का कागज खरीदेगा, अदालत मतलब कोर्ट ही होता है, तो कोर्ट का जो भी व्यक्ति कागज खरीदेगा, जिस प्रकार से स्टाम्प पेपर आता है ना, नाम सुना होगा, जो कि कोर्ट में जाकर मिलता है, स्टाम्प पेपर होगी, इसी प्रकार के ढेर सारे पेपर सब होते हैं। तो जो अदालत की कागज यानी कि स्टाम्प पेपर सब इसी प्रकार के, और जो कोर्ट में मिलने वाली कागज है वो खरीदेगा तो उसको स्टाम्प एक्ट देना पड़ेगा। जो अदालती कागजात खरीदेगा उसको अष्टम एक्ट देना पड़ेगा। जो अखबार खरीदेगा, अखबार मतलब क्या होते हैं, पेपर जो होते हैं, जो पेपर खरीदेगा उसको अष्टम एक्ट देना पड़ेगा। तो अरे प्यारे साथियों, जो अष्टम एक्ट देना तो पड़ेगा, आखिर कितना का देना पड़ेगा, तो अष्टम एक्ट जो देना पड़ता था वह कितना देना पड़ता था, 20 शिलिंग। कितना देना पड़ता था, जो 20 शिलिंग, यानी कि अदालती कागज हो गया, अखबार हो गया, उन सभी पर 20 शिलिंग का अष्टम एक्ट अनिवार्य कर दिया। और यह अनिवार्य किसने किया, तो प्रधानमंत्री ग्रीनविले ने। कौन कर दिया, तो प्रधानमंत्री ग्रीनविले ने कह दिया जो भी अदालती कागजात खरीदेगा, अखबार को खरीदेगा, उसको 20 अष्टम एक्ट देना पड़ेगा। 20 अष्टम एक्ट देना पड़ेगा सरकार को। यह शिलिंग क्या होता है, तो शिलिंग प्यारे साथियों वहां की मुद्राएं थी, यानी कि वहां की उस समय की कुछ रुपयाएं थी। 1765 के बाद यानी कि 2 वर्षों बाद, 1765 के बाद यानी कि 2 वर्षों बाद, यानी कि 1767 में, कितना वर्षों बाद, तो 2 वर्षों बाद 1767 में फिर से ब्रिटिश सांसद ने एक कर और नया ला दिया। और वह नया कर किस पर लगा दिया, तो नया कर जो आया तो उपभोक्ता के वस्तु पर, यानी कि जो प्रयोग में लाते थे उन प्रयोग में लाने वाले वस्तुओं पर टैक्स लगा दिया। अब किन किन वस्तुओं पर टैक्स लगाया, जो 1767 में ब्रिटिश संसद ने लगाए थे उपभोक्ता के वस्तु पर। अब किन किन उपभोक्ता के वस्तु पर, किन किन प्रयोग में आने वाली वस्तु पर लगाए थे, तो वह आ जाते कागज। पढ़ेगा लिखेगा कुछ लिखेगा तो कागज की आवश्यकता होगी, तो उनको कागज जो खरीदेगा तो कागज पर देना पड़ेगा। कागज के बाद और किस पर, तो शीशा पर देना पड़ेगा। चाय खरीदेगा, चाय मतलब चाय पत्ती जो होता है, तो चाय पत्ती रहेगा तभी ना चाय बनेगा, तभी ना पियेंगे, तो चाय पर हो गया। उसके बाद आ जाते हैं रोगन। रोगन मतलब इसको हम कहते हैं रंग। रोगन मतलब क्या कहते हैं, रंग। अब रंग बिरंगा जो कपड़ा वस्त्र बनाना है तो अपने तो नहीं बनेगा प्यारे साथियों, तो वो बनाना होगा कैसे, तो वो रंग डाल के उसकी रंग को चेंज करना होगा। और जब रंग खरीदेंगे तो हमको टैक्स देना पड़ेगा, चाय खरीदेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा, कागज खरीदेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा। तो यह एक्ट यानी कि उपभोक्ता की वस्तु पर कर कौन लगाते हैं, तो ब्रिटिश के सांसद ने लगाते हैं, या ब्रिटिश के सांसद ने उपभोक्ता के वस्तु पर कर कब लगा देते हैं, तो 1767 ईस्वी में लगा देते हैं। किन किन उपभोक्ता की वस्तु पर कर लगते हैं, तो कागज हो गया, शीशा हो गया, चाय हो गया और रोगन हो गया। तो इन सारे वस्तुओं पर क्या करते हैं, जो टैक्स लगा देते हैं। और यह टैक्स उपभोक्ता की वस्तु पर प्यारे साथियों टैक्स कब लगता है, तो 1767 यानी कि अष्टम एक्ट के मात्र 2 साल बाद, अष्टम एक्ट के मात्र 2 साल बाद कौन सा आ जाते हैं, यह इस प्रकार के टैक्स आ जाते हैं।
उसके बाद हम जानते हैं यह जो अष्टम एक्ट है, यह अष्टम एक्ट का विरोध करते हुए क्या बात करते हैं, अष्टम एक्ट का विरोध करते हुए, अष्टम एक्ट का विरोध करते हुए एक व्यक्ति है उपनिवेश का, जिसका नाम क्या है, तो इस व्यक्ति का नाम है सेमुल सेमुल एडम्स। सेमुल एडम्स, यह व्यक्ति कहा कि सेमुल एडम्स ने, तो सेमुल एडम्स ने एक नारा दिया था, उन्होंने कहे थे जो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो, यदि प्रतिनिधि नहीं करते हैं तो फिर क्या कहेंगे, जो टैक्स देने, टैक्स नहीं देंगे। और यह सेमुल एडम्स कहाँ की थी, तो यह थी कहाँ के, तो उपनिवेश का, उपनिवेश मतलब जानते हैं कितना बार बोल दिए हैं कि अमेरिका, कहाँ के, जो अमेरिका के यह व्यक्ति थे, जो अमेरिका के व्यक्ति एक है सेमुल एडम्स ने, इन्होंने कौन सा नारा दिया, तो प्रतिनिधित्व नहीं तो टैक्स नहीं। इन बातों को एकदम याद रख लेना, इन बातों को याद रख लेना, बार बार पूछा जाएगा, और ढेर सारे आगे के भी एग्जाम आएगा तो उन सब भी पूछा जाएगा। जो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं किसने दिया था, तो सेमुल एडम्स ने दिया था, सेमुल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया था। और हम जानते हैं जो ब्रिटिश का जो सरकार थे, अब समझो जो इतना जो क्या करते हैं, टैक्स लगा दिया, क्या किया है, जो टैक्स लगा दिया है। अब बताओ क्या जितना टैक्स लगाते जा रहा है इतना टैक्स दे पाएगा, तो इतना टैक्स नहीं दे पा रहे हैं। और एक व्यक्ति आते उधर से निकल के सेमुल एडम्स ने यह कह भी दिया कि यदि प्रतिनिधित्व नहीं करेगा तो फिर टैक्स नहीं देंगे। तो क्या बताओ जब टैक्स सरकार ने लगा दिए हैं और वह टैक्स देंगे नहीं तो क्या सरकार आसानी से छोड़ देंगे, तो सरकार तो कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करेंगे। जब कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे तो उनके लिए तो पहले से तो तैयार होना होगा। जब सरकार ने कोई कार्रवाई करेंगे, यानी कि इंग्लैंड की सरकार, यानी कि संसद जो कोई हम पे कार्रवाई करेंगे, कोई शासन व्यवस्था लेंगे, उनका विरोध करने की तो हमें क्या करना होगा, जो हमें तो एकदम तैयार रहना होगा। तो तैयार क्या अकेले एकदम पगड़ी बांध के तैयार अकेले तो नहीं हो जाएंगे, तो इसके लिए तैयार होने के लिए हमको तो क्या बनाना होगा, ग्रुप बनाना होगा, संस्थाएं बनाना होगा, जिसमें अधिक से अधिक आदमी होगा और बढ़िया से बढ़िया सोच लेंगे और उनको क्या करेंगे, विरोध करेंगे, ताकि मेरा सफलता क्या हो, हमें सफलता मिल सके, हम सफल हो उसमें। तो इनके लिए यानी कि ब्रिटिश सरकार की कार्रवाई को विरोध करने के लिए, यानी कि इतना जो बार बार टैक्स पर टैक्स, नया नया कानूनी नियम, नया नया व्यवस्था ला रहे हैं, तो इन सभी को विरोध करने के लिए उपनिवेशवासी यानी कि अमेरिका वासी ने दो संस्थाएं का निर्माण की। कितना संस्था का निर्माण किया, तो दो संस्थाएं का निर्माण किया। एक का नाम रखा स्वाधीनता का पुत्र, एक संस्था का निर्माण नाम रखा स्वाधीनता का पुत्र, और दूसरी संस्था का नाम रखी क्या, स्वाधीनता की पुत्री। तो कहा पूछा जाएगा स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्री का जो स्थापना है किसने किया, तो उपनिवेशवासी ने। या स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्री की स्थापना क्यों किया था, तो ब्रिटिश सरकार के कार्रवाइयों के विरोध करने के लिए। तो ब्रिटिश सरकार के कार्रवाइयों के विरोध करने के लिए कौन सी संस्था की स्थापना की जाती है, तो दो संस्था है, स्वाधीनता की पुत्र और स्वाधीनता की पुत्री। स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता के पुत्री संस्था का क्या करते हैं, तो स्थापना करते हैं। कौन करते हैं प्यारे साथियों, यह ब्रिटिश वासी नहीं करते हैं। कौन करते हैं, सॉरी अमेरिका वासी नहीं करते। कौन करते हैं, यह स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्री का जो स्थापना कौन करते हैं, जो अमेरिका वासी ने करते हैं। उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी को, हमें उम्मीद है यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगला नंबर पर, और अगला नंबर आपके सामने आ जाते हैं। वो अगला नंबर क्या आ जाते हैं, छठा कारक तक हमने पढ़ रखे हैं, तो अब आएगा अपना का सातवां नंबर। और यह सातवां नंबर क्या कहता है, जो लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका, लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका इन अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में लेखक एवं प्रचारक की किस प्रकार से भूमिका रहा, किस प्रकार से उनका योगदान रहा। तो इसको यदि चेक करें, इसको यदि हम बात करें तो स्वाधीनता के, हाँ इनको बात करें तो बात आ जाते हैं 1776 में।
कब की बात आते हैं? 1776 में। 1776 में टॉमस पेन की लघु पुस्तिका, यानी कि टॉमस पेन एक व्यक्ति है। टॉमस पेन एक व्यक्ति है। टॉमस पेन क्या है? व्यक्ति है। यह व्यक्ति ने एक अपना छोटा सा एक पुस्तक लिखते हैं। टॉमस पेन ने एक पुस्तक लिखते हैं जिस पुस्तक का नाम क्या है? कॉमन सेंस। तो टॉमस पेन की पुस्तक का नाम क्या था? जो टॉमस पेन का पुस्तक का नाम था कॉमन सेंस। यह कॉमन सेंस ने प्रकाशित करता है। तो टॉमस पेन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, कौन सी पत्रिका लिखे थे? तो वह जो लिखे थे तो कॉमन सेंस। कॉमन सेंस किसकी पत्रिका है? तो कॉमन सेंस किसकी पत्रिका है? तो यह है टॉमस पेन की। और इस कॉमन सेंस पत्रिका के माध्यम से लोगों को जागृत करने का काम करते हैं, लोगों को संदेश पहुंचाने के काम करते हैं, लोगों को जगाना चाहते हैं। अब जगाना किस बारे में चाहते हैं? जो स्वतंत्रता के लिए जगाना चाहते हैं, लोगों को एकत्रित करना चाहते हैं, लोगों को सच्चाई बताना चाहते हैं। कौन चाहते हैं? यह टॉमस पेन है। यह टॉमस पेन अपनी पुस्तक के माध्यम से, कॉमन सेंस के माध्यम से क्या करते हैं? जो लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने की काम करती है। इसके बाद आ जाते हैं टॉमस जेफरसन। कौन आ जाते हैं? टॉमस जेफरसन। कौन आते हैं? तो टॉमस जेफरसन ने उपनिवेशवासियों के विद्रोह करने के अधिकार का समर्थन करता है। यानी कि टॉमस जेफरसन, यह टॉमस जेफरसन ने देखता है जिस प्रकार से उपनिवेशवासी ने अपने अधिकार के लिए विद्रोह करता है, तो उस विद्रोह की क्या करते हैं? यह समर्थन करता है। कहते हैं कि ठीक है भाई, तूने अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है, तूने अपने अधिकार के लिए लड़ते रहो, हम तेरे साथ है। यानी कि उनका समर्थन देता है। तो उपनिवेशवासियों के अधिकार, उपनिवेशवासियों को विद्रोह का जो अधिकार है उसका समर्थन कौन करता है? तो समर्थन करने वाला एक व्यक्ति है टॉमस जेफरसन। और उनकी बढ़ती हुई स्वतंत्रता इच्छा को प्रोत्साहन दिया। यानी कि टॉमस जेफरसन जो है यह उपनिवेशवासी का सपोर्ट करता है और उनकी इच्छा जो बढ़ रही है उसको प्रोत्साहन देते हैं। यानी कि और पीठ को थपथपा, बहुत बढ़िया कर रहे, करो 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 करो। कौन करते हैं? ये टॉमस जेफरसन है। और यह टॉमस जेफरसन क्या करते हैं? जो उनके अधिकार के लिए जो लड़ते हैं उनको एकदम चाबसी देते हैं। यानी कि उनको क्या करते हैं? तो उनको देते हैं चाबसी। बस इनके बाद आ जाते हैं जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति। अब जॉर्ज तृतीय कौन थे? यह जॉर्ज तृतीय वहां के राजा थे। जॉर्ज तृतीय क्या थे? जो इंग्लैंड की राजा थे। इसका नीति क्या था? निरंकुश था। निरंकुश का अर्थ हो जाता है, निरंकुश किसको कहते हैं? जिस पर कोई अंकुश लगाने वाला, जिस पर कोई अंकुश लगाने वाला, अंकुश लगाने वाला नहीं हो। यानी कि जिस पर कोई अंकुश लगाने वाला। अंकुश मतलब क्या होते? कोई इसको रोक टोक करने वाला नहीं है। जो उनकी मर्जी है वह अपनी मर्जी के अनुसार काम करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं निरंकुश। जिस पर अंकुश ना लगाया जाए, जिस पर कोई अंकुश ना हो, उसी को हम कहते हैं निरंकुश। और यह जॉर्ज तृतीय कौन थे? यह जॉर्ज तृतीय राजा थे। जॉर्ज तृतीय राजा थे। यह राजा कहाँ थे? तो इंग्लैंड के राजा थे। कहाँ के राजा थे? यह इंग्लैंड के राजा थे। तो यह जॉर्ज तृतीय के निरंकुश नीति, यानी कि उनको बिना ब्रेक गाड़ी हम कह सकते हैं। यानी कि जॉर्ज तृतीय के जो बिना ब्रेक वाला सिस्टम था, बिना ब्रेक वाला सिस्टम था, यह भी सिस्टम ने, उनकी निरंकुश नीति ने क्या करते हैं? जो इस संग्राम को करने में बड़ा ही योगदान देता है। तो इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय ने व्यक्तिगत शासन सिद्धांत पर विश्वास रखते थे। यानी कि जॉर्ज तृतीय जो है यह कहते थे जो शासन सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। सब आदमी शासन करेगा तो फिर क्या हो जाएगा? गड़बड़ जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा। तो जॉर्ज तृतीय किस सिद्धांत पर विश्वास रखते थे? तो यह व्यक्तिगत शासन के सिद्धांत पर विश्वास रखते थे। और व्यक्तिगत शासन के सिद्धांत पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति कौन से है? तो ये जॉर्ज तृतीय। क्या है? जॉर्ज तृतीय है। जबकि हम आगे इससे बात कर ले,
जबकि हम जॉर्ज तृतीय से आगे बात कर ले तो आगे आ जाते हैं कौन, तो जॉर्ज, जबकि जॉर्ज तृतीय के अनुउत्तरादायी, ये क्या आया हो, जॉर्ज तृतीय के अनुउत्तरादायी रवै ने उपनिवेशों के साथ उत्पन्न हुए संकट, उपनिवेशों के साथ उत्पन्न हुए संकट के शांतिपूर्ण माध्यम की भावनाओं को वस्तुतः ध्वस्त कर दिया, जो स्वतंत्रता संग्राम हेतु उत्तरदायी का कारण के रूप में सामने आया। यानी कि जॉर्ज तृतीय के उत्तरादायी, यानी कि उनका जो उत्तराधिकारी था, उत्तरादायी था, उन्होंने क्या करते हैं, जो उपनिवेशवासी के साथ जो समस्याएं उत्पन्न हुए थे, जो संकट उत्पन्न हुए थे, उनको क्या कर देते, एकदम मिटा देते, खत्म कर देते, उसको कोई सुनवाई नहीं लेता था, जिसके कारण क्या होते, वह भी इस क्रांति का कारण बन जाते हैं और बहुत बढ़िया अच्छा कारण बनते हैं, वह भी क्या बन जाते हैं, तो इस क्रांति का कारण बन जाते हैं। बस, तो आज की क्लास रहने देते हैं यहीं तक, मिलते हैं फिर अपने का नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।